Good morning students. Today we will continue with the retirement of a partner. हम इस टॉपिक में दो पार्ट्स कर चुके हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulative profits and losses on the retirement of a partner. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. अगर एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, एक न्यू पार्टनर आता है, तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है. अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तब भी फर्म जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाती है. रिटायरमेंट के टाइम पे भी एसेट्स की और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की जाती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है. लेकिन एडमिशन के टाइम पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस है. अब जब एडमिशन के टाइम में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चाहे प्रॉफिट आया चाहे लॉस आया, वो न्यू पार्टनर को उसमें शेयर नहीं मिलता. रिटायरमेंट के टाइम पे जो प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सारे पार्टनर्स में, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर है और वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, सबके बीच में डिवाइड होता है. और ये जो डिवीजन होती है प्रॉफिट की या लॉस की ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, ये ओल्ड रेशो में जो पार्टनर्स हैं पहले से काम कर रहे हैं, उनकी ओल्ड रेशो में जो है वो डिवाइड होता है. नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस. अब ये भी सारे पार्टनर्स की, अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है या कोई लॉस है, तो वो भी सारे पार्टनर्स, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर है चाहे वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा इन ओल्ड रेशो. ऐसे ही लॉसेस में भी वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करता है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. लॉस जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कम करता है. तो पार्टनर्स की जब कैपिटल अकाउंट कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं. अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट वर्ड का यूज करते हैं. अगर हम पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट का यूज करते हैं. करंट अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं. अब कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इस केस में अगर इनके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है इनके टुवर्ड्स, इन रिजर्व्स के टुवर्ड्स, तो सारा का सारा पैसा रिजर्व का सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर ओल्ड रेशो. If you want detailed explanation of accumulated profit, reserves or losses and workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, you can watch my previous videos. Let's start with our first question. ABC are partners, 2:3:4. On 31st March 2019, A retires. अब कौन रिटायर हुआ? A रिटायर हुआ. B and C decided to share future profits in the ratio of 2:1. ये B और C की न्यू रेशियो गिवन है. ये कुछ बैलेंसेस हैं जो हमारी बुक्स में अपीयर हो रहे हैं ऑन दिस डेट. कौन सी डेट को? जिस दिन A रिटायर हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो ये क्या हुआ हमारा? एक्यूमुलेटेड लॉस. अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में बैलेंस शीट की. तो ये क्या हो गया हमारा? एक्यूमुलेटेड लॉस. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है. जर्नल रिजर्व हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. ये दोनों क्या है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये फ्री रिजर्व्स हैं. इट इज एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी क्लेम नहीं है अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो इसका मतलब क्या है? सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट किसको मिल जाएगा?
पार्टनर्स को मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है 25% ऑफ जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पास द जर्नल एंट्रीज। अब लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है ये हमें आता है, तो हम पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को। और ये सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने क्या किया, राइट ऑफ किया है एक्यूमुलेटेड लॉस को। किस रेशो में हमने राइट ऑफ करना है, ये चीज हमने ध्यान रखनी है, ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड रेशो क्या है पार्टनर्स की, 2:3:4। तो 72,000 में ए का शेयर आएगा 16,000। अब बी का शेयर 72,000 में 3/4, तो ये आएगा हमारा 24,000। ऐसे ही सी का 32,000। अब हमने क्या किया, इसको तो राइट ऑफ कर दिया। अब बारी किसकी आती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। अब प्रॉफिट में भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो ये सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यू डोंट हैव टू यूज द एब्रीवेशंस, ये नई शॉर्ट फॉर्म यूज करनी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 45,000, तो उसमें हमें क्या करना है, ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर हम निकाल लेते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई, ए का शेयर है हमारा 2/9, तो ये आएगा 5। तो ए का शेयर आया हमारे पास 10,000। बी का शेयर 15,000, सी का शेयर जो आएगा 20,000। ये आपको करके दिखाना है वर्किंग नोट में। अब 25% ऑफ जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको अकाउंट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व में 1,20,000 है। अब इसमें से 1,20,000 में 25%, ये आया हमारा 30,000 रुपीज। तो जनरल रिजर्व में से हमने IFR में ट्रांसफर करने हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो अमाउंट है वो हमने इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, पहले ही ये क्रेडिट होता है, तो जब हम इंक्रीज करोगे तो आप इसके क्रेडिट में ही ऐड करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कितना अमाउंट आ गया, 30,000। अब 1,20,000 पे हमारे पास जनरल रिजर्व में थे, जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया। अब जनरल रिजर्व मैंने आपको बताया था किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमने इसमें से क्या क्रिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो बाकी अमाउंट हमारे पास कितना बचा, 90,000। तो ये 90,000 किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, उनकी ओल्ड रेशो में। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब हमने इनका रेशो निकाल लेना है। 90,000 हमारे पास रिजर्व्स हैं, जिसमें से जनरल रिजर्व है 3/9। 3/9 शेयर है बी का, तो ये हुआ हमारे पास 10,000। 30,000 शेयर आया बी का। ए का शेयर है 2/9, तो 20,000 ए का। और हमारे पास सी का शेयर है 4/9, तो सी का आएगा 40,000। अब हम इसको क्या देख भी सकते हैं, क्या डेबिट में और क्रेडिट में अमाउंट हमारा सेम है। 30, 50,
80, 120। तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारा सेम है। अब ये क्वेश्चन जो था साइलेंट था, तो हमने इसलिए क्या किया, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो हमने कुछ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, वो हम सीख चुके हैं। एक रह गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,50,000। ये तो ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ना ही एक्यूमुलेटेड लॉस में, तो ना ही ये प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये पैसा किसको दिया जाएगा, एम्प्लॉयज को। नाम से ही क्लियर है, ये एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है, जो उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे उनको पैसा मिल जाएगा। तो इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A, B, C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. B retires and new profit sharing ratio between A and C is agreed at 2:3. ये old ratio है, ये new ratio है। They decided to record the effect of following without affecting their book values. अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। उसने क्या बोला है कि इनकी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना। You are required to give a single adjustment entry. तो वन एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पहले हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसीज रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। तो पहले हमें ये देख लेते हैं कि कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कौन से एक्यूमुलेटेड लॉस है। जर्नल रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 1,20,000। कॉन्टीजेंसीज रिजर्व ये है हमारे 70,000। ये दोनों प्रॉफिट है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,90,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस, अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 30,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल हुआ 40,000। 190,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो 1,50,000। ये क्या है आपका नेट इफेक्ट। ये पॉजिटिव में आ गया, तो मतलब ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब हमने पढ़ा था, जब हम एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट वाला हमने टॉपिक किया था, तो जब क्वेश्चन साइलेंट ना हो, मतलब जब वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली बैलेंस शीट में अपीयर हो, तो उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास तब होती है जब हमारा नेट इफेक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब हमें गिवन है A:B:C, ये तो इनकी ओल्ड रेशियो है, ये है न्यू रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है, B। तो B तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। अब हम निकाल लेते हैं A और C ने क्या सेक्रीफाइस किया या गेन किया। तो A, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में 5/A का शेयर कितना है, 10, और न्यू शेयर कितना है, 2/5। 10 यहां आएगा 5 माइनस 4, 1/10। तो A ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब B का शेयर देख लेते हैं। अब C का शेयर है, B तो रिटायर हो गया। C का पहले शेयर था 2/10, अब उसका अब शेयर है 3/5। तो ये 10 6 4/10। अब देखो, पहले तो कितना शेयर था, 2/10, अब है उसका 3/5। तो हमने क्या देखा, -4 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, C ने तो गेन किया। अब हमें पता चल चुका है किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो अब हमें क्या करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। गेन किसने किया है, सिर्फ C ने, तो C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब सेक्रीफाइस किसने किया है, A ने,
और रिटायरिंग पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस किया, उसने अपना शेयर छोड़ दिया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इनका शेयर निकालना है हमने। नेट इफेक्ट कितना है? 1,50,000। अब इसमें सी का शेयर, सी ने कितना गेन किया? 4/10। $60,000 किसका अमाउंट है? ये सी का। तो सी ने गेन कितना किया? 60,000। अब ए और बी का निकाल लेते हैं। 1,50,000 ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो 1,15,000 ए का शेयर आया। अब हमने फाइंड आउट करना है बी का। बी का शेयर कैसे आएगा? 1,50,000 तो नेट इफेक्ट है। अब बी ने सेक्रीफाइस कितना किया है? बी ने तो अपना ये शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, और बी का शेयर कितना है? 3/10। तो 45,000 बी का शेयर आएगा। अब गेनिंग पार्टनर जो है उसने किसको कंपनसेट किया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सी की कैपिटल अकाउंट 60,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 15, बीज कैपिटल अकाउंट 45,000। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।